जय हिंद। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशन में खत्म कर दी थी। हमने देखा था कि इंडियन लैंग्वेजेस को मोटा मोटा 6 ग्रुप्स में क्लासिफाई करके देखा जाता है। लैंग्वेजेस की इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेजेस की कहानी क्या रही है, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे अबाउट स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस किस बेसिस पे दिया जाता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उस सब के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे अबाउट बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट के बारे में। बंगाली लैंग्वेज को लेके एक बड़ा पॉपुलर मूवमेंट हुआ, इस मूवमेंट की कहानी क्या रही है, उस सब के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और इन सभी चीजों के अलावा हम बात करेंगे अबाउट अदर इनिशिएटिव्स एंड डिटेल्स। सरकार के लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे ये जो लैंग्वेज है, इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। उन इनिशिएटिव्स के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेजेस की कहानी क्या रही है। देखो, हमें आजादी मिली, कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल डाला गया, आर्टिकल 343 क्लॉज 1। और आर्टिकल 343 क्लॉज 1 क्या कहता था? आर्टिकल 343 क्लॉज 1 कहता था कि यूनियन गवर्नमेंट के पर्पस के लिए हिंदी रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट इज गोइंग टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। यूनियन गवर्नमेंट के पर्पस के लिए हिंदी रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट इज गोइंग टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। ये लिखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 के क्लॉज 1 में। साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिख दिया गया कि जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो रहा है, इफेक्ट में आ रहा है, उस दिन से अगले 15 साल तक इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता रहेगा। लेकिन 15 साल के बाद इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज करना है या नहीं करना है, ये डिसाइड करेगा पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया 26 जनवरी को, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि अगले 15 साल तक इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता रहेगा। लेकिन 15 साल के बाद इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज करना है या नहीं करना है, ये पावर किसके पास में है? ये पावर है पार्लियामेंट के पास में है। और यहां पे थोड़ी सी दिक्कत हुई नॉन हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटीज को, बिकॉज नॉन हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटीज का कंसर्न ये था कि भाई 15 साल बाद पता नहीं पार्लियामेंट इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज करेगा या नहीं करेगा। पार्लियामेंट के पास में पावर है और हमें हिंदी आती नहीं है, तो दिक्कत होने वाली है। तो आम तौर पर उस दौर में जितनी भी नॉन हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटीज हुआ करती थी, स्पेशली सदर्न इंडिया में, ये इस चीज को लेके प्रोटेस्ट किया करती थी। आज भी आप देखते हो हिंदी स्पीकिंग, नॉन हिंदी स्पीकिंग लैंग्वेज, ये अपने आप में बड़ा बैरियर है। इसके ऊपर प्रोटेस्ट, इसके ऊपर डिबेट, डिस्कशन चलता रहता है। तो तब तो हमें नई नई आजादी मिली थी, तो ये एक बड़ा कंसर्न था। सॉल्यूशन के तौर पे क्या किया गया? सॉल्यूशन के तौर पे एक एक्ट लाया गया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963। और ये जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963 है, इसमें दो चीजें लिखी गई। एक तो बोला गया कि हिंदी रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट इज गोइंग टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी रहने वाली है, विच इज रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। लेकिन साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज कही गई कि इंग्लिश को सब्सिडरी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन का दर्जा दिया जा रहा है। मतलब इंग्लिश को खत्म नहीं किया जा रहा है, इंग्लिश को भी यूज किया जाएगा और इंग्लिश को स्टेटस दिया गया सब्सिडरी ऑफिशियल लैंग्वेज का। सॉल्यूशन हो गया, इंग्लिश को खत्म नहीं किया गया और हिंदी को प्राइमरीली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन बोल दिया गया। हमें यह भी पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरलिज्म के ऊपर प्रॉपर फोकस किया गया है, स्टेट्स को एडिक्वेट पावर दी गई है।
लैंग्वेज के केस में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा ही किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हर एक स्टेट के पास में अपनी पावर है, ऑटोनॉमी है, कि वो अपने स्टेट लेवल के कम्युनिकेशंस के लिए किस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देना चाहते हैं। हर एक स्टेट के पास में अपनी ऑटोनॉमी है कि अपने स्टेट लेवल के कम्युनिकेशन के लिए वो किस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देना चाहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने इंडियन पॉलिटी वाली सेशंस में पढ़ी हुई हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल डाला गया, आर्टिकल 343 क्लॉज 1, जो कि क्या कहता था, जो कि कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट के पर्पस के लिए हिंदी रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट इज गोइंग टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी लिख दिया गया कि जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आ रहा है उस दिन से अगले 15 साल तक इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा, लेकिन 15 साल निकलने के बाद इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज करना है या नहीं करना है, ये डिसाइड करेगा पार्लियामेंट। इस पे थोड़ा वाद विवाद हुआ, इस पे थोड़ा डिबेट डिस्कशन हुआ। इस पे प्राइमरीली जो नॉन हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटीज थी उन्होंने प्रोटेस्ट किया। सॉल्यूशन के तौर पे लाया गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963 को। और इस ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963 में क्या लिखा गया? एक तो बोला गया कि यूनियन के पर्पस के लिए हिंदी रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट इज गोइंग टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन इंग्लिश को खत्म नहीं किया गया। इंग्लिश को स्टेटस दिया गया सब्सिडरी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन का। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। हमें यह भी पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक 8th शेड्यूल है, और 8th शेड्यूल में जो भी लैंग्वेजेस डाली जाती हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए सरकार खुद काम करती है। इनिशियली ये जो 8th शेड्यूल था इसमें 14 लैंग्वेजेस को डाला गया। कितनी लैंग्वेजेस को डाला गया? 14 लैंग्वेजेस को डाला गया। कौन कौन सी 14 लैंग्वेजेस थी? मोटा मोटा नाम देख लेते हैं। आसामीज को डाला गया, बंगाली को डाला गया, गुजराती को डाला गया, हिंदी को डाला गया, कन्नड़ को डाला गया, कश्मीरी को डाला गया, मलयालम को डाला गया, मराठी को डाला गया, उड़िया को डाला गया, पंजाबी को डाला गया, संस्कृत को डाला गया, तमिल को डाला गया, तेलुगु को डाला गया और उर्दू को डाला गया। इनिशियली इस 8th शेड्यूल में 14 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, लेकिन फिर और कुछ लैंग्वेजेस ऐड की गई। जैसे सिंधी को ऐड किया गया एज 15th लैंग्वेज, और सिंधी को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया बाय 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। सिंधी became the 15th लैंग्वेज ऑफ दिस 8th शेड्यूल, जिसको ऐड किया गया 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 के थ्रू। फिर सिंधी के बाद कोंकणी को, मणिपुरी को और नेपाली को भी इस 8th शेड्यूल में डाला गया, और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को डाला गया 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। फिर कुछ और लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। बोडो को ऐड किया गया, मैथिली को ऐड किया गया, डोगरी को ऐड किया गया और सांथाली को ऐड किया गया। बोडो, मैथिली, डोगरी और सांथाली, इनको ऐड किया गया बाय 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। देखो, ये जो बाद में लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं इस 8th शेड्यूल में, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनके साथ में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी अटैच्ड है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लास्ट वाली है, बोडो, मैथिली, डोगरी और सांथाली, जिनको ऐड किया गया बाय 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। आज की डेट में ये जो 8th शेड्यूल है इसमें 22 लैंग्वेजेस हैं। कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं। लेकिन ध्यान देना, इंग्लिश जो है वो इस 8th शेड्यूल में नहीं है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आमतौर पे क्या अंडरस्टैंडिंग रहती है, इंग्लिश तो होगी ही, इंग्लिश नहीं है। और एक और बड़ी पॉपुलर लैंग्वेज है राजस्थानी। राजस्थानी भी इस 8th शेड्यूल में नहीं है, बिकॉज राजस्थान इसकी डिमांड भी कई बार रखता रहा है, लेकिन राजस्थानी को भी इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो ये दो जो हैं
वो एक्सेप्शंस हैं, इंग्लिश भी नहीं है, राजस्थानी भी नहीं है। अच्छा, नोट, ये जो नोट है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक चीज तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी कंट्री में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और इसमें लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, हिंदी नॉन हिंदी जब डिबेट चलती है तो आमतौर पे कभी कभी बोल देते हैं कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने या हमारे किसी एक्ट ने ये जो टर्म है नेशनल लैंग्वेज, इसको डिफाइन भी नहीं किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल लैंग्वेज मेंशन्ड भी नहीं है और डिफाइंड भी नहीं है। दूसरा, अभी हमने बात की कि जो स्टेट्स हैं उनको फ्रीडम है कि वो किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के जैसे अडॉप्ट कर सकती हैं, और जरूरी नहीं है कि जिस लैंग्वेज को वो ऑफिशियल लैंग्वेज के जैसे अडॉप्ट कर रही हैं वो 8th शेड्यूल में लिस्टेड होनी चाहिए। फुल फ्रीडम है, किसी भी लैंग्वेज को स्टेट्स जो हैं वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अडॉप्ट कर सकती हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है पुडुचेरी। पुडुचेरी में ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। तो बड़ा फ्रीडम है कि स्टेट जो है वो किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अडॉप्ट कर सकती हैं। इंग्लिश जो है वो 8th शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है, अभी हमने बात की है। और हमारी कंट्री में 2 ही ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, और वो 2 स्टेट्स कौन से हैं? एक अरुणाचल प्रदेश और दूसरा नागालैंड। नोट, ध्यान रखना, एक तो हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, नेशनल लैंग्वेज जो टर्म है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। दूसरा, स्टेट्स को पूरा फ्रीडम है कि वो किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे स्टेट लेवल की कम्युनिकेशन के लिए अडॉप्ट कर सकती हैं। इंग्लिश जो है वो 8th शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है। और हमारे कंट्री में 2 ही स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, और वो कौन कौन से हैं? एक अरुणाचल प्रदेश और दूसरा नागालैंड। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। छोटी छोटी चीजें हैं, प्रीलिम्स में भी पूछ ली जाती हैं, और लैंग्वेज का डिबेट चल रहा है, चलता ही रहता है, तो कभी मेंस में पूछ ले जाए तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया की कहानी क्या है वो तो आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। हमारी कंट्री में किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस किस बेसिस पे दिया जाता है, उसके फायदे क्या होते हैं, उसको समझते हैं। देखो, 2004 में हमारी सरकार ने डिक्लेयर किया कि अगर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज एक सर्टेन क्राइटेरिया को मैच करती है तो उसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया जाएगा। सवाल आया कि वो क्राइटेरिया क्या है जिसके बेसिस पे किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाएगा। 3-4 क्राइटेरियाज हैं। एक तो हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट, रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 to 2000 ईयर्स। कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है, उसकी एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए, उसका एक लंबा चौड़ा अर्ली टेक्स्ट होना चाहिए, और ये जो हिस्ट्री है, ये जो अर्ली टेक्स्ट है, ये लगभग 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। दूसरा, वो जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसका जो बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर है, उसका जो बॉडी ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट है, वो जनरेशंस ऑफ स्पीकर्स के लिए वैल्यूएबल हेरिटेज होना चाहिए। भाई आपने लिख तो दिया है, लिटरेचर है तो सही, लेकिन उसको वैल्यू करने वाला, उसको इंपॉर्टेंस देने वाला कोई भी जनरेशन नहीं है, कोई भी जनरेशन ऑफ स्पीकर्स नहीं रहे हैं,
तो फिर उसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस कैसे दे देंगे? तो एक जनरेशन ऑफ स्पीकर्स के लिए वो जो एंशियंट लिटरेचर है लैंग्वेज का, वो जो एंशियंट टेक्स्ट है, वो वैल्यूएबल हेरिटेज होना चाहिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो लिटरेरी ट्रेडिशन है ये ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपीड नहीं होना चाहिए। अगर किसी लैंग्वेज की बात हो रही है तो वो ओरिजिनल तो हो, अगर उसके लिटरेचर की बात हो रही है तो वो ओरिजिनल तो हो, ओरिजिनलिटी होगी तो ही तो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे सकते हैं। और चौथा, वो जो क्लासिकल लैंग्वेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो जो क्लासिकल लैंग्वेज का लिटरेचर है वो अपने मॉडर्न फॉर्म से या उस लैंग्वेज से जो अदर ऑफशूट्स निकले हैं उससे डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। जब ये चार क्राइटेरियाज मैच होते हैं तब किसी लैंग्वेज को दर्जा दिया जाता है क्लासिकल लैंग्वेज का। अगर बहुत सिंपल तौर पे कहें तो एक तो लंबी चौड़ी रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए, लगभग 1500 से 2000 साल पुरानी। दूसरा, वो जो लैंग्वेज है उसका जो लिटरेचर है, उसका जो टेक्स्ट है, वो जनरेशंस ऑफ स्पीकर्स के लिए वैल्यूएबल हेरिटेज होनी चाहिए। तीसरा, वो जो लिटरेरी ट्रेडिशन है वो ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपीड नहीं होना चाहिए। और चौथा, वो जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो अपने मॉडर्न फॉर्म से या किसी ऑफ शूट से डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, पूरे तरीके से डिफरेंट, अलग होनी चाहिए। जब ये चार क्राइटेरियाज मैच होते हैं तो किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है। वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया अभी तक? सबसे पहले दिया गया तमिल को, और तमिल को स्टेटस दिया गया 2004 में। तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस 2004 में दिया गया। फिर दिया गया संस्कृत को, और संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस 2005 में दिया गया। संस्कृत को 2005 में दिया गया। फिर दिया गया तेलुगु को, और तेलुगु को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस 2008 में दिया गया। तेलुगु को 2008 में दिया गया। फिर चौथा दिया गया कन्नड़ को, और कन्नड़ को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस 2008 में ही दिया गया। कन्नड़ को 2008 में और तेलुगु को भी 2008 में। फिर मलयालम को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया, और मलयालम 5वीं क्लासिकल लैंग्वेज बनी, और ये स्टेटस दिया गया 2013 में। और जो सबसे लास्ट में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है वो उड़िया को दिया गया है, और उड़िया को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया 2014 में। कब दिया गया? 2014 में दिया गया। उड़िया को और तमिल को मैंने हाईलाइट सिर्फ इसलिए किया है कि तमिल को सबसे पहले दिया गया था 2004 में, और उड़िया को सबसे लास्ट में दिया गया है अभी 2014 में। बाकी क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस के लिए डिमांड भी चलती रहती हैं। जैसे पाली के लिए डिमांड चलती रहती है कि भाई पाली को ऐड करो, सारे क्राइटेरिया को मैच करती है, फिर भी नहीं दे रहे हो। तो वो डिबेट डिस्कशन चलता रहता है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अभी तक 6 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है, जिनमें सबसे पहले दिया गया था तमिल को, कब? 2004 में, और लेटेस्ट दिया गया उड़िया को, कब? 2014 में। बीच में संस्कृत को 2005 में दिया गया, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में दिया गया, और मलयालम को 2013 में दिया गया। सवाल आता है कि अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल गया तो उसको फायदा क्या होता है? और जो बेनिफिट्स हैं वो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेजोल्यूशन में दिए गए हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? कि जो भी लैंग्वेज है जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है, उसके जो एमिनेंट स्कॉलर्स हैं, उसके जो एमिनेंट पढ़े लिखे जानकार लोग हैं, उनको 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं, और ये जो अवार्ड्स हैं ये एनुअली दिए जाते हैं। अब सोच के देखो, उड़िया है या तमिल है, उसका कोई एमिनेंट स्कॉलर है, उस एमिनेंट स्कॉलर को कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिला, तो जो लैंग्वेज है उसका प्रमोशन होगा या नहीं होगा? लैंग्वेज जो है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बट ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगी। तो एक फायदा तो ये होता है कि जो एमिनेंट स्कॉलर्स होते हैं उनको 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं, और ये एनुअली दिए जाते हैं, हर साल दिए जाते हैं। दूसरा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेज, उसको सेटअप किया जाएगा। वो जो पर्टिकुलर क्लासिकल लैंग्वेज है उसको स्टडी करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उसको सेटअप करने की भी सुविधा मिलेगी।
और तीसरा, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, कम से कम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक डेस्क क्रिएट की जाए, सर्टेन नंबर ऑफ प्रोफेशनल चेयर्स जो हैं वो क्रिएट की जाए इन द क्लासिकल लैंग्वेज फॉर स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस। जैसे मान लेते हैं, बात करें मलयालम की, तो कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मलयालम को लेके एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक प्रोफेशनल चेयर होनी चाहिए जहां पे स्कॉलर्स जाएं, पढ़ाएं, बताएं मलयालम के बारे में। तो यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन को ये जिम्मेदारी दी गई। बेसिकली वो जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए चीजें की जाएं और ये जो बेनिफिट्स हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाए। ये जो बेनिफिट्स हैं उस क्लासिकल लैंग्वेज को मिलते हैं। इनफैक्ट हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, वो स्पेशली फोकस करती है ऑन द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस इन स्कूल्स एज एन एडिशनल ऑप्शन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये कहती है कि स्कूल्स में भी क्लासिकल लैंग्वेजेस को पढ़ाया जाना चाहिए एज एन एडिशनल ऑप्शन। देखो ये भी हल्के तौर पे इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभार, आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन हाँ ऐसा रटने की जरूरत नहीं है। क्राइटेरिया थोड़ा दिमाग में रखना, क्राइटेरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स, अगर कभी अवार्ड मिलता है और कोई बहुत सिग्निफिकेंट स्कॉलर है उसको अवार्ड मिलता है तो बेनिफिट्स की जानकारी रखना। बाकी लिस्ट आपको याद ही है, 6 ही तो लैंग्वेजेस हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। अच्छा, अब बात आती है बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट के बारे में। बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट की कहानी क्या है? देखो, हमें आजादी मिली, पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान के भी दो हिस्से बने, पार्टीशन हुआ, एक ईस्ट पाकिस्तान, दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। और हमें यह समझ में आता है कि वेस्ट पाकिस्तान जो है वो ईस्ट पाकिस्तान को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, जिसको आज के डेट में बांग्लादेश बुलाया जाता है। अर्ली 1948 में क्या हुआ, पता चला कि जो मनी ऑर्डर फॉर्म होता है, मनी ऑर्डर फॉर्म का मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो पैसा भेजने की सुविधा होती थी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में, वो जो मनी ऑर्डर फॉर्म होता था, उस मनी ऑर्डर फॉर्म में सिर्फ उर्दू लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया, बांग्ला को इंक्लूड नहीं किया गया। उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बोल दिया था पाकिस्तान ने अपनी, हमें ये पता ही है। और इधर ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहां पे बांग्ला भी बोली जाती थी। लेकिन 1948 में जो मनी ऑर्डर फॉर्म निकाला गया पाकिस्तान की तरफ से, उसमें सिर्फ उर्दू लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया, बांग्ला को इंक्लूड नहीं किया गया। और इस वजह से ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट देखने को मिला और डिमांड उठी कि बांग्ला को भी एक नेशनल लैंग्वेज के तौर पे इंक्लूड किया जाए। उर्दू को आपने कर लिया, उर्दू को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप हमें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो। हमारी डिमांड ये है कि बांग्ला को भी नेशनल लैंग्वेज के तौर पे इंक्लूड किया जाए। ये जो डिमांड है, ये सबसे पहली बार पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1948 में धीरेन्द्र नाथ दत्ता ने उठाई। धीरेन्द्र नाथ दत्ता जो कि ईस्ट पाकिस्तान के रहने वाले थे, प्रेजेंट डे बांग्लादेश के रहने वाले थे, उन्होंने 1948 में पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे पहली बार ये डिमांड उठाई कि बांग्ला को भी नेशनल लैंग्वेज के तौर पे इंक्लूड किया जाए। सरकार के बीच में और प्रोटेस्टर्स के बीच में एक लंबा चौड़ा कन्फ्रंटेशन चला, इनफैक्ट गोलियां तक चली। अल्टीमेटली 1956 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उस सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंगाली लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस दे दिया। ऑफिशियल स्टेटस दिया, ध्यान देना, अभी तक 1956 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंगाली लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस दे दिया। ये जो लड़ाई है लैंग्वेज की, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लैंग्वेज कल्चर को सिग्निफाई करती है। अगर लैंग्वेज खत्म हो जाए तो एक पूरा कल्चर खत्म हो जाता है। तो ये लड़ाई अपने आप में सिग्निफिकेंट रही और इसका जो सिग्निफिकेंस है वो यूनेस्को ने भी रिकॉग्नाइज किया और यूनेस्को ने 1999 में 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे डिक्लेयर किया। यूनेस्को ने 1999 में 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डिक्लेयर किया। और ये जो 21 फरवरी है, इसको फॉर्मली यूनाइटेड नेशन ने भी रिकॉग्नाइज किया। कब? 2002 में। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन ने 2008 को
इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेजेस डिक्लेयर किया था। बहुत सिंपल और इजी से बातचीत। देखो, बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट का जो इंपॉर्टेंस है वो इस चीज में है कि हमारी हिस्ट्री जो है वो शेयर्ड रही है। पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद इस बांग्ला लैंग्वेज की प्रोटेक्शन के लिए, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, उस दौर का जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, और आगे चल के फॉर्मल रिकॉग्निशन भी मिला। जैसे यूनेस्को ने 1999 में 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे डिक्लेयर किया। यूनाइटेड नेशन ने 2002 में इस डे को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया, और यूनाइटेड नेशन ने 2008 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेजेस डिक्लेयर किया। ये सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, हमारी सरकार के लेवल पे भी जो अथॉरिटीज है उनको समझ में आता है, जो लोग हैं उनको समझ में आता है कि लैंग्वेज प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। जैसा मैं कह रहा था कि अगर लैंग्वेज खत्म हो जाए तो एक सोशल, एक कल्चर पूरा खत्म हो जाता है। बिकॉज लैंग्वेज बताती है आपको कि किस तरीके का ट्रेडिशन था, किस तरीके का कल्चर था। तो इस लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार भी वेरियस स्टेप्स लेती रहती है। जैसे नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, एनटीएम, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, और इस स्कीम के तहत हायर एजुकेशन में मदद की जाती है। बेसिकली जो नॉलेज टेक्स्ट होते हैं उनको स्टूडेंट्स के लिए और एकेडमिशियंस के लिए इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल करवाया जाता है। जो हायर एजुकेशन के पॉपुलर टेक्स्ट हैं, बड़े बड़े टेक्स्ट हैं, उनको 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, एकेडमिशियंस के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है इस नेशनल ट्रांसलेशन मिशन के तहत। बहुत सिंपल सी बात है। फिर एक टर्म है लिंग्वा फ्रेंका। लिंग्वा फ्रेंका को ब्रिज लैंग्वेज भी बुलाया जाता है, या कॉमन लैंग्वेज भी बोल देते हैं, या ट्रेड लैंग्वेज भी बोल देते हैं, या वेक्युलर लैंग्वेज भी बोल देते हैं। ब्रिज लैंग्वेज ज्यादा कॉमन टर्म है जो कि लिंग्वा फ्रेंका के लिए यूज किया जाता है। और लिंग्वा फ्रेंका का मतलब क्या है? कोई ऐसी लैंग्वेज या कोई ऐसा डायलेक्ट जिसको यूज किया जाता है ऐसे दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन को पॉसिबल करने के लिए, जो कोई नेटिव लैंग्वेज या डायलेक्ट शेयर नहीं करते हैं। एक मैं हूं, एक आप हो। मान लेते हैं मुझे हिंदी आती है और आपको हिंदी नहीं आती है, आपको कोई और लैंग्वेज आती है। अब हम दोनों कम्युनिकेट कैसे करेंगे? हम दोनों जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाएंगे, वो जो कॉमन लैंग्वेज है हमारी, वो जो ब्रिज लैंग्वेज है हमारी, उसी को लिंग्वा फ्रेंका बुलाया जाता है। आज की डेट में लिंग्वा फ्रेंका का सबसे बढ़िया एग्जांपल है इंग्लिश। दुनिया भर में आप कहीं भी चले जाओ, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, लेकिन हाँ, इंग्लिश जो है वो एक तरीके से कॉमन लैंग्वेज बन गई है, ब्रिज लैंग्वेज बन गई है, लिंग्वा फ्रेंका बन गया है, और लोग जो हैं वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो लिंग्वा फ्रेंका एक टर्म है। टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश का सही टर्म है कि भाई दो लोग ऐसे हैं जो कोई कॉमन लैंग्वेज, कोई कॉमन डायलेक्ट शेयर नहीं करते हैं, उन दोनों के बीच में जो लैंग्वेज ब्रिज लैंग्वेज का काम करती है उसको बोल देते हैं लिंग्वा फ्रेंका। फिर एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, डेथ ऑफ अ लैंग्वेज। कोई लैंग्वेज खत्म कैसे होती है? और मैं बार बार कह रहा हूं, डेथ ऑफ अ लैंग्वेज का मतलब है कि आपने एक पूरा ट्रेडिशन खत्म कर दिया। डेथ ऑफ अ लैंग्वेज का मतलब है कि आपने एक पूरा कल्चर खत्म कर दिया। 1971 सेंसस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि कोई भी इंडिजीनियस लैंग्वेज, कोई भी हमारी इंडिजीनियस लैंग्वेज जिसके स्पीकर्स लेस देन 10,000 लोग हैं, कोई भी ऐसी हमारी इंडिजीनियस लैंग्वेज जिसके स्पीकर्स 10,000 से भी कम है, उस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लिस्ट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। बेसिकली सरकार सरेंडर कर रही है और ये कह रही है कि भाई ये लैंग्वेज तो खत्म होने वाली है, इसके 10,000 स्पीकर भी नहीं है, अब इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देने का कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट यूनेस्को खुद ये कहता है कि अगर कोई भी लैंग्वेज ऐसी है जिसके स्पीकर्स 10,000 से कम रह गए हैं, तो वो पोटेंशियली एंडेंजर्ड है, वो खत्म होने की कगार पे है, उसको हमें प्रिजर्व करने की जरूरत है, उसको हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, उसके लिए हमें सिग्निफिकेंट स्टेप्स लेने की जरूरत है। तो डेथ ऑफ द लैंग्वेज ये जनरल टॉपिक है,
आपको समझ में आना चाहिए कि एक लैंग्वेज खत्म होती है तो फिर कल्चर खत्म होता है, ट्रेडिशन खत्म होता है, एक पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाती है। उसके कुछ फैक्ट्स दे रखें, फैक्ट्स को याद रखना, बाकी ये टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि इसको आप खुद से लिख सकते हो। एक छोटा सा टॉपिक और है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट लैंग्वेजेस इन इंडिया। इंडिया में लैंग्वेजेस की कहानी क्या है, कौन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन सी एक्सटिंक्ट है। देखो यूनेस्को जो है वो 1996 से एक एटलस निकालता है, एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस इन डेंजर। यूनेस्को 1996 से एक एटलस निकालता है, एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस इन डेंजर। और ये जो एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस इन डेंजर है, ये आइडेंटिफाई करती है ग्लोबली उन लैंग्वेजेस को जो कि डेंजर में है, जिनको प्रिजर्व करने की जरूरत है, जिनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ये जो वर्ल्ड एटलस ऑफ लैंग्वेजेस है, ये बेसिकली ऑनलाइन टूल है जो कि दुनिया भर में वेरियस कंट्रीज में लैंग्वेज के क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, कहाँ पे लैंग्वेज स्टैंड कर रही है, कितने स्पीकर्स हैं, कितने नहीं है, कितना डेंजर है, कितना नहीं है, उस सबको ट्रेस करता है, उस सबको ट्रैक करता है। ये जो यूनेस्को की वर्ल्ड एटलस है, ये 4 लेवल्स पे लैंग्वेज को कितना खतरा है उसको क्लासिफाई करती है। 2 तो बड़े सिंपल से लेवल्स हैं जो कि अलग है इन 4 लेवल से। एक तो सेफ लेवल है कि भाई लैंग्वेज के एडुकेटेड स्पीकर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज खत्म नहीं होगी। और एक है एक्सटिंक्ट, ऐसी लैंग्वेज जो कि खत्म हो गई है। लेकिन इस सेफ और एक्सटिंक्ट के बीच में 4 और लेवल्स हैं। कौन कौन से 4 लेवल्स हैं? एक वल्नरेबल, एक डेफिनेटली एंडेंजर्ड, एक सीवियरली एंडेंजर्ड और एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड। वल्नरेबल है मतलब कम खतरा होगा, सेफ तो सबसे सेफ है, वल्नरेबल को रिलेटिवली कम खतरा होगा। वल्नरेबल के बाद डेफिनेटली एंडेंजर्ड, खतरा थोड़ा ज्यादा है खत्म होने का। सीवियरली एंडेंजर्ड, बहुत ज्यादा खतरा है खत्म होने का। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, भाई अब तो खत्म होने की कगार पे ही है। और एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो गई है। ये जो वर्ल्ड एटलस है लैंग्वेजेस की, इसके अकॉर्डिंग इंडिया में 197 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि या तो एंडेंजर्ड है, या वल्नरेबल है, या एक्सटिंक्ट है। और इन 197 लैंग्वेजेस में से भी अगर देखें तो 5 तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, 5 तो खत्म हो चुकी हैं। 42 ऐसी हैं जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, 7 ऐसी हैं जो कि सीवियरली एंडेंजर्ड है, 62 ऐसी हैं जो कि एंडेंजर्ड है, और 81 ऐसी हैं जो कि वल्नरेबल है। हालांकि इसको इतना रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोटा मोटा याद रखो कि यूनेस्को 1996 से एक एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस इन डेंजर पब्लिश करता है। और ये जो वर्ल्ड एटलस ऑफ लैंग्वेज है, ये बताती है कि ग्लोबली या वेरियस कंट्रीज में कौन सी लैंग्वेज की सिचुएशन कहां पे स्टैंड करती है, कितना उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है, कितना उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और ये जो वर्ल्ड एटलस है, ये 4 लेवल्स पे लैंग्वेज को डिवाइड करके देखती है। एक सेफ है, एक एक्सटिंक्ट है, उसके बीच में वल्नरेबल है, डेफिनेटली एंडेंजर्ड है, सीवियरली एंडेंजर्ड है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इंडिया में 197 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि या तो एंडेंजर्ड है, या वल्नरेबल है, या एक्सटिंक्ट है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आगे वाली। हमारे कंट्री में 5 एक्सटिंक्ट लैंग्वेजेस हैं। हमारे कंट्री में 5 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जो कि खत्म हो चुकी हैं। और ये जो 5 एक्सटिंक्ट लैंग्वेजेस हैं, ये पांचों ही हिमालयन बेल्ट को बिलोंग करती थी। कौन कौन सी 5 हैं? एक के बारे में तो पिछले सेशन में पढ़ा था, अहोम लैंग्वेज। नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बोली जाती थी ये अहोम लैंग्वेज। और ये जो अहोम लैंग्वेज है, ये इंडिया से एक्सटेंट हो चुके, खत्म हो चुकी है। दूसरी है एंड्रो। ये जो एंड्रो लैंग्वेज है, ये सिनो तिब्बतियन लैंग्वेज ग्रुप को बिलोंग करती थी, मणिपुर में बोली जाती थी। और अब ये जो एंड्रो लैंग्वेज है, ये खत्म हो गई है। तीसरी है रंकास। रंकास भी सिनो तिब्बतियन लैंग्वेज ग्रुप को बिलोंग करती थी और उत्तराखंड में बोली जाती थी। और अब ये जो रंकास है, ये भी एक्सटिंक्ट हो गई है। चौथी है सेंगमे। ये जो सेंगमे है, ये भी सिनो तिब्बतियन लैंग्वेज ग्रुप को बिलोंग करती थी और मणिपुर में बोली जाती थी। और अब ये जो सेंगमे है, ये भी एक्सटिंक्ट हो गई है। और पांचवी है टोलचा। टोलचा तिबेतो बर्मन ग्रुप को बिलोंग करती थी
और उत्तराखंड में बोली जाती थी, और ये जो टोलचा है ये भी आज के डेट में हमारे कंट्री से एक्सटिंक्ट हो गई है। तो 5 ऐसी लैंग्वेजेस हैं हमारी कंट्री की जो कि एक्सटिंक्ट हो गई हैं, जो कि खत्म हो गई हैं, कल्चरल लॉस है। कौन कौन सी 5 लैंग्वेज है? एक अहोम, ये नाम तो आपको याद रहना ही चाहिए। अहोम के अलावा एंड्रो, एंड्रो के अलावा रंकस, रंकस के अलावा शेंगमे, और शेंगमे के अलावा टोलचा। 5 नाम मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको याद रहेंगे, अहोम, एंड्रो, रंकास, शेंगमे और टोलचा। यूनाइटेड नेशन, ये जितनी भी ग्लोबल बॉडीज हैं ये लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को समझती हैं। यूनाइटेड नेशन ने 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेजेस डिक्लेयर किया। 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेजेस डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशन ने। और यूनाइटेड नेशन ने 2022 से लेकर 2032 तक को इंटरनेशनल डेकेड ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेजेस डिक्लेयर किया। देखो यहां पे 2 चीजें हैं। एक तो यूनेस्को ने 1999 में 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डिक्लेयर किया। 21 फरवरी को यूनाइटेड नेशन ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इन 2002। यूनाइटेड नेशन ने 2008 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेजेस एस्टेब्लिश किया। 2008 इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेजेस। 2019 इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। और 2022 से लेकर 2032 तक इंटरनेशनल डेकेड ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो आज का ये जो सेशन है इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया की जो कहानी है ये इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में या मेंस में फॉर श्योर ये चीजें काम आ जाती हैं। फिर स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, क्राइटेरिया याद रख लेना। बाकी देखना कि अगर कोई बहुत ही एमिनेंट स्कॉलर है, उनका नाम अगर चर्चा में आ गया है तो इसके बारे में थोड़ा ढंग से पढ़ना। बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट, ये सिर्फ कोट करने वाली चीज है कि भाई लड़ाइयां देखने को मिली हैं, लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं। तो कोट करने वाली चीज है, रटने वाली नहीं है। लेकिन बेसिक कहानी मोटा मोटा आपको याद होनी चाहिए, ताकि अगर कहीं छोटा मोटा 4 लाइन में कोट करना हो तो आपको वर्ड्स पता हो। बाकी तो टर्मिनोलॉजी है, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये करंट अफेयर्स में भी आप पढ़ते रहोगे, इसकी जानकारी आपको बार बार मिलती रहेगी। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।